आज के इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो डिजिटल संचार का एक ऐसा हिस्सा है जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। मेरा मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर। बिल्कुल। हम रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एक क्लिक किया और वेबसाइट सामने आ गई। लगता है कि सब कुछ कितनी आसानी से काम कर रहा है, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो असली तंत्र चल रहा है, जो उन अरबों पैकेट्स को रास्ता दिखा रहा है, उसका जो मुख्य आधार है वो यही लेयर है। और आज इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने कुछ बहुत ही ठोस स्रोतों का सहारा लिया है। हमने नेटवर्किंग की प्रमुख पाठ्य पुस्तकों, कुछ नवीनतम रिसर्च पेपर्स और एकदम जो कोर तकनीकी विशिष्टताएं होती हैं उनका एक विस्तृत संकलन तैयार किया है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे नेटवर्किंग की दुनिया के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हैं, जिनके जरिए इस ट्रांसपोर्ट लेयर के हर छोटे बड़े पहलू को समझा जा सकता है। मतलब कोई भी तकनीकी कसर नहीं छोड़ी गई है। तो इस चर्चा का जो हमारा मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम ट्रांसपोर्ट लेयर के इतिहास को खंगालेंगे, OSI और TCP/IP मॉडल्स के उस अंतर को डिकोड करेंगे जो अक्सर दिमाग में उलझन पैदा करता है। और अगर इसके जितने भी प्रमुख प्रोटोकॉल्स हैं, TCP, UDP, SCTP और नए जमाने का क्विक, इन सबको समझेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि भारी तकनीकी शब्दावली से बचकर रोजमर्रा के आसान उदाहरणों के जरिए इस पूरी व्यवस्था को देखा जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि आखिर तकनीकी दुनिया में ट्रांसपोर्ट लेयर को नेटवर्क रेफरेंस मॉडल का दिल क्यों कहा जाता है? ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये दिल वाला जो रूपक है ना, ये असल में बहुत ही सटीक है। तो देखो, होता क्या है कि ऊपरी लेयर्स जहां सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस काम करते हैं, और जो निचली लेयर्स हैं जहां असल में हार्डवेयर, राउटर्स और केबल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर उनके बीच एक तरह से एक पुल का काम करता है। मतलब ये उन दोनों अलग अलग दुनियाओं को जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह, नेटवर्क की सारी जो भौतिक जटिलताएं हैं उनको पूरी तरह से छिपा लेता है। इससे किसी भी एप्लीकेशन को बस यही लगता है कि दो सिस्टम सीधी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसे तारों और राउटर्स की उलझन से कोई मतलब नहीं होता। ये तो वाकई एक दिल की तरह ही हुआ जो बिना बताए पूरे शरीर में काम करता रहता है। और अगर हम डेटा के प्रवाह को देखें, जो हमारे रिसर्च पेपर्स में बताया गया है, तो जब डेटा ऊपरी लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर से नीचे आता है, तो वो एक बहुत बड़ी अनवरत धारा या स्ट्रीम के रूप में होता है, राइट? एकदम सही। लेकिन नेटवर्क की दुनिया की अपनी कुछ भौतिक सीमाएं हैं। मतलब एक साथ इतना बड़ा डेटा भेजना भौतिक रूप से किसी भी केबल या नेटवर्क के लिए संभव नहीं है। और यहीं पर ट्रांसपोर्ट लेयर की सबसे बड़ी और अहम भूमिका सामने आती है। वो इस विशाल डेटा को छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। हाँ, ये इस विशाल डेटा को लेता है और इसे छोटे छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में बांट देता है। ये एक बुनियादी तकनीकी मजबूरी है। नेटवर्क में हर पैकेट का एक अधिकतम आकार पहले से तय होता है, जिसे तकनीकी भाषा में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या MTU कहते हैं। जैसे ईथरनेट नेटवर्क के मामले में ये सीमा अक्सर 1500 बाइट्स की होती है। ऐसा ही कुछ है ना? बिल्कुल, 1500 बाइट्स। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को इस विशाल डेटा को टुकड़ों में काटना ही पड़ता है। अब इसमें अगर TCP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है तो इन टुकड़ों को सेगमेंट्स कहा जाता है, और अगर UDP का इस्तेमाल हो रहा है तो इन्हें डेटाग्राम्स कहते हैं। फिर ये छोटे टुकड़े निचली नेटवर्क लेयर यानी IP लेयर को सौंप दिए जाते हैं, जो इन्हें मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता तय करती है। हमारे स्रोत हालांकि बहुत ही तकनीकी हैं, लेकिन अगर इसे एक आसान नजरिए से देखें तो मुझे ये कार फैक्ट्री जैसा लगता है। कार फैक्ट्री? हाँ, ये एक दिलचस्प उदाहरण हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक पूरी की पूरी कार कुरियर के जरिए किसी दूसरे शहर भेजनी हो। अब एक पूरी कार तो किसी भी कुरियर के डिब्बे में फिट नहीं आ सकती ना, तो उसे अलग अलग पुर्जों में खोल दिया जाता है। इंजन अलग कर दिया, पहिए अलग, दरवाजे अलग, और फिर इन पुर्जों को अलग अलग पैकेट्स में भेजा जाता है। बिल्कुल। और मंजिल पर पहुंचने के बाद कोई मैकेनिक उन पुर्जों को वापस उसी क्रम में जोड़कर वो कार फिर से तैयार कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक यही काम करती है, डेटा को तोड़ना, भेजना और प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने पर उसे वापस उसी क्रम में जोड़कर एप्लीकेशन को सौंप देना। ये बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है, और इसमें आम एक और जटिलता जुड़ती है जिसे नेटवर्किंग की भाषा में मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। हाँ, पोर्ट नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट। सही कहा। आज के समय में एक ही कंप्यूटर या फोन पर कई एप्लीकेशंस एक साथ चलती हैं। बैकग्राउंड में ईमेल आ रहे होते हैं, ब्राउजर पर कोई वेबसाइट खुली होती है, और साथ ही म्यूजिक भी स्ट्रीम हो रहा होता है। और ये सारा डेटा एक ही नेटवर्क केबल या वाईफाई कनेक्शन से आ रहा है। बिल्कुल।
तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल करके ये तय करती है कि कौन सा डेटा असल में किस एप्लीकेशन का है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर आईपी एड्रेस किसी बड़ी इमारत का पता है तो पोर्ट नंबर उस इमारत के अंदर के अलग-अलग कमरों के दरवाजों के नंबर हैं, ताकि डेटा सीधा उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां उसकी असल में जरूरत है। एकदम सटीक। अब मौजूदा प्रोटोकॉल्स की कार्यप्रणाली में गहराई से जाने से पहले इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्रोतों में इसका बड़ा दिलचस्प इतिहास है। ये पूरी व्यवस्था हमेशा से इतनी सुलझी हुई और व्यवस्थित नहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 1960 और 70 के दशक के आरपानेट के दिनों में, जो आज के इंटरनेट का शुरुआती रूप था, उस समय चीजें बहुत ही अलग थीं। एनसीपी यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम नाम का बस एक ही बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था। एनसीपी? और वो एक ही प्रोग्राम नेटवर्क का रास्ता ढूंढने से लेके डेटा पहुंचाने तक का सारा काम अकेले ही संभालता था। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा हुआ और अधिक कंप्यूटर जुड़ने लगे, तो ये स्पष्ट हो गया कि एक ही प्रोग्राम से सब कुछ नहीं संभाला जा सकता। बिल्कुल। और इसीलिए 1980 के दशक तक आते आते मॉड्यूलैरिटी और एंड टू एंड प्रिंसिपल के सिद्धांतों को लागू करने के लिए इस एनसीपी को दो स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका काम सिर्फ रास्ता ढूंढना था, और दूसरा बना टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम ये देखना था कि डेटा बिना किसी गलती के सही सलामत पहुंचे। सही। और इसी विभाजन ने आगे चलकर रेफरेंस मॉडल्स को जन्म दिया। हमारे अध्ययन सामग्री में दो प्रमुख मॉडल्स पर बहुत जोर दिया गया है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल। इन दोनों का जो वैचारिक टकराव है वो वाकई बहुत ही रोचक है। ओएसआई मॉडल, जिसे 1984 में मानकीकृत किया गया था, वो एक बहुत ही सैद्धांतिक आदर्श और कड़े नियमों से बंधा हुआ 7 लेयर का मॉडल है। और इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर चौथे स्थान पर आती है। इसे बनाते समय दरअसल ये सोच हावी थी कि हर नेटवर्क को बहुत सारे विकल्प मिलने चाहिए। इसलिए ओएसआई ने भरोसेमंद डिलीवरी के लिए TP0 से लेकर TP4 तक 5 अलग-अलग विकल्प डला ले। मतलब वो हर संभावित स्थिति और नेटवर्क की किस्म को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब असल दुनिया के इंटरनेट की बात आती है तो पूरी की पूरी नींव TCP/IP मॉडल पर रखी गई है। ऐसा लगता है कि इस व्यवहारिक मॉडल ने उस सैद्धांतिक मॉडल को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। मतलब ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सादगी और व्यावहारिकता थी। TCP/IP मॉडल इंटरनेट के विकास के साथ साथ ही विकसित हुआ। इसमें केवल 4 लेयर्स होती हैं। इसने ट्रांसपोर्ट लेयर में इतनी सारी जटिलताएं रखी ही नहीं। तो इसने डेवलपर्स को 2 बहुत ही स्पष्ट और सीधे रास्ते दिए। बिल्कुल। या तो पूरी तरह से भरोसेमंद TCP का चुनाव किया जाए या फिर बहुत तेज गति वाले UDP का। बीच के अनगिनत विकल्पों को पूरी तरह हटा दिया गया, जिसने इसे समझना और लागू करना बहुत आसान बना दिया। तो अब इन 2 दिग्गजों TCP और UDP पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले TCP पर आते हैं। इसे हमेशा भरोसेमंद डिलीवरी का पर्याय माना जाता है। तो ये कैसे सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी नुकसान के अपने मंजिल तक पहुंचेगा ही? देखो, TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भी डेटा भेजना शुरू करने से पहले दोनों सिरों के बीच एक पक्का कनेक्शन स्थापित किया जाता है। इसे 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये 3 कदमों में होती है ना? हाँ, पहले भेजने वाला एक SYN पैकेट भेजता है, जिसका मतलब है सिंक्रोनाइज। प्राप्त करने वाला SYN ACK से जवाब देता है और फिर अंत में भेजने वाला एक ACK या एक्नॉलेजमेंट भेजकर कनेक्शन को पक्का करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे फोन पर बात शुरू करने से पहले दोनों तरफ से हेलो हेलो कहकर आवाज साफ आने की पुष्टि की जाती है कि हाँ भाई, आवाज आ रही है, अब बात शुरू करते हैं। एकदम सही। और इसके बाद एक्नॉलेजमेंट सर्विस की बारी आती है। स्रोतों में साफ बताया गया है कि जब भी कोई पैकेट भेजा जाता है तो TCP इस बात का इंतजार करता है कि सामने से उसके पहुंचने की पुष्टि आए। अगर कोई पैकेट रास्ते में खो जाए या तय समय तक कोई जवाब ना आए तो क्या होता है? तो TCP उसे तब तक दोबारा भेजता रहता है जब तक कि वो सुरक्षित पहुंच ना जाए। मतलब वो हार नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। और यहां एक बात और जुड़ती है, TCP सिर्फ डेटा पहुंचाने तक सीमित नहीं है, ये पूरे नेटवर्क की सेहत का भी ध्यान रखता है। हमारे स्रोतों में 1980 के दशक की एक बड़ी घटना का उल्लेख है, जिसे कंजेशन कोलैप्स कहा गया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उस समय बहुत ज्यादा डेटा एक साथ भेजे जाने के कारण इंटरनेट एक तरह से जाम होकर ठप पड़ गया था। हाँ, वो एक भयंकर ट्रैफिक जाम जैसा था। इसके बाद ही TCP में फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम जोड़े गए। ये जो फ्लो कंट्रोल है, ये असल में देखता है कि प्राप्तकर्ता
कितनी तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है। हाँ, और कंजेशन कंट्रोल पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक स्थिति को भांपकर डेटा भेजने की गति को धीमा या तेज करता है ताकि नेटवर्क फिर से क्रैश ना हो। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ा जाए तो टीसीपी अमूमन एक रजिस्टर्ड कुरियर सेवा की तरह काम करता है। मतलब जब कोई जरूरी दस्तावेज भेजा जाता है तो कुरियर वाला डिलीवरी पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेता है। अगर घर पे कोई नहीं मिलता तो वो अगले दिन फिर जाता है। वो सुनिश्चित करता है कि पैकेट सही हाथों में ही पहुंचे। यही कारण है कि ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर जैसे इंटरनेट के 80% से ज्यादा काम इसी टीसीपी पर चलते हैं। ये तुलना बहुत सटीक है, लेकिन देखो, हमेशा इस स्तर की सुरक्षा, इंतजार और पाबंदियों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सिर्फ रफ्तार चाहिए होती है, और यहीं यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का प्रवेश होता है, जो पूरी तरह से गति और रफ्तार पर केंद्रित है। बिल्कुल। यूडीपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, कोई पक्का कनेक्शन नहीं बनता और डेटा पहुंचने का कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मांगा जाता। मतलब वो बस डेटा को उठाता है और नेटवर्क में धकेल देता है। हाँ, तकनीकी दुनिया में इसे फायर एंड फोगेट कहा जाता है। बस भेजो और भूल जाओ। और इसकी रफ्तार का एक और बड़ा कारण इसका हेडर साइज है। टीसीपी का हेडर कम से कम 20 बाइट का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रोल जानकारी, सीक्वेंस नंबर वगैरह होते हैं। वहीं यूडीपी का हेडर सिर्फ 8 बाइट का होता है। बिल्कुल हल्का और सीधा। सही कहा। इसे हम एक साधारण पोस्टकार्ड भेजने जैसा माना जा सकता है। लेटर बॉक्स में पोस्टकार्ड डाल दिया, अब वो पहुंचेगा या नहीं, या पहले भेजा गया पोस्टकार्ड बाद में पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये तरीका सस्ता और तेज है। और इसका उपयोग उन जगहों पे होता है जहां गति किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। जैसे कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या डीएनएस रेजोल्यूशन, जहां डोमेन नेम को आईपी में बदला जाता है। हाँ, इन जगहों पर अगर रास्ते में कोई पैकेट खो जाए तो यूडीपी उसे दोबारा भेजने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। और ये बहुत तार्किक भी है। मतलब अगर कोई लाइव स्पोर्ट्स मैच चल रहा हो और वीडियो का एक पिक्सल रास्ते में खराब हो जाए तो देखने वाले के लिए स्क्रीन पर एक हल्का सा झपका आना बेहतर है, बजाय इसके कि टीसीपी की तरह वो छूटे हुए पिक्सल को दोबारा मंगाने लगे और पूरा वीडियो ही बफर होने लगे। बिल्कुल। लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी गुणवत्ता की कमी चल जाती है, लेकिन बफरिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खैर, दशकों तक इंटरनेट का पूरा ढांचा इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स के बीच बटा रहा। कुछ कामों के लिए टीसीपी और कुछ के लिए यूडीपी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक जटिल होती गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया और टेलीकॉम नेटवर्क्स बड़े हुए, तो कुछ नई चुनौतियां सामने आईं। हाँ, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स की जरूरत महसूस होने लगी जो इन दोनों की खूबियों को मिला सकें। और हमारे रिसर्च पेपर्स में एक ऐसे ही प्रोटोकॉल का बहुत विस्तार से जिक्र है। SCTP यानी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये टीसीपी की तरह भरोसेमंद डिलीवरी भी देता है और यूडीपी की तरह मैसेज ओरिएंटेड खूबियां भी रखता है। लेकिन इसमें जो कनेक्शन बनाने का तरीका है वो काफी अलग है। SCTP 3 वे की जगह 4 वे हैंडशेक का इस्तेमाल करता है। अच्छा, 4 वे हैंडशेक। इसका मुख्य कारण क्या सुरक्षा को बढ़ाना है? बिल्कुल। टीसीपी में एक बहुत बड़ी खामी रही है जिसे सिन फ्लडिंग अटैक कहते हैं। इसमें कोई हमलावर लगातार बहुत सारे सिन पैकेट भेजकर सर्वर के रिसोर्सेज को उलझा सकता है, जिससे बेचारा सर्वर क्रैश हो जाता है। तो SCTP इसे कैसे रोकता है? SCTP इस हैंडशेक प्रक्रिया में एक कुकी शामिल कर देता है। जब तक वो कुकी प्राप्तकर्ता से वापस आकर वेरीफाई नहीं हो जाती, सर्वर अपने किसी भी रिसोर्स या मेमोरी को लॉक नहीं करता। इससे इस तरह के हमलों से बहुत मजबूत बचाव होता है। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही आम स्रोतों में SCTP की दो और खूबियों पर बहुत जोर दिया गया है, मल्टी होमिंग और मल्टी स्ट्रीमिंग। ये दोनों ही तकनीकें असल में बहुत क्रांतिकारी हैं। मल्टी होमिंग को समझने के लिए टीसीपी को देखो। वहां एक कनेक्शन सिर्फ एक आईपी एड्रेस से बंधा होता है। अगर वो आईपी कटा तो कनेक्शन गया। मतलब अगर मेरा डिवाइस वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क दोनों से जुड़ा है और वाईफाई टूट जाए तो साधारण टीसीपी में मेरी कॉल कट जाएगी। हाँ, कट जाएगी, लेकिन SCTP में एक ही डिवाइस के पास कई आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो अगर वाईफाई का कनेक्शन टूट जाता है तो SCTP बिना कनेक्शन काटे तुरंत मोबाइल नेटवर्क वाले आईपी पर शिफ्ट हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मूथ है। और दूसरी खूबी है मल्टी स्ट्रीमिंग। अगर टीसीपी में कोई पैकेट रास्ते में खो जाए तो उसके पीछे आने वाले सारे पैकेट्स तब तक रोक दिए जाते हैं
जब तक कि वो खोया हुआ पैकेट दोबारा ना मिल जाए। हाँ, इसे हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग कहा जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक रेलवे ट्रैक पर आगे वाली ट्रेन रुक जाए तो पीछे वाली सभी ट्रेनों को उसी ट्रैक पर रुकना पड़ता है। एकदम सही। और मल्टी स्ट्रीमिंग इसी ट्रैक वाली समस्या को सुलझाती है। SCTP एक ही कनेक्शन के अंदर कई स्वतंत्र डेटा स्ट्रीम्स या कह लें अलग-अलग ट्रैक्स बना देता है। तो अगर एक स्ट्रीम का पैकेट खो भी जाए तो वो सिर्फ उसी स्ट्रीम को रोकता है। हाँ, बाकी स्ट्रीम्स का डेटा बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचता रहता है। यही वजह है कि आज के आधुनिक टेलीकॉम नेटवर्क्स, खासतौर पर 4G और LTE के सिग्नलिंग में SCTP का बहुत भारी उपयोग किया जा रहा है। ये तो हो गई HTTP की बात। अब अगर हम इंटरनेट के वर्तमान और एकदम भविष्य की ओर देखें तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने वेब ब्राउजिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वो है क्विक प्रोटोकॉल, जिसे गूगल ने विकसित किया था और आज ये HTTP3 का मुख्य आधार बन चुका है। क्विक के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एक बेहद आधुनिक और भरोसेमंद प्रोटोकॉल होने के बावजूद ये अपनी नींव या बेस लेयर के रूप में UDP का इस्तेमाल करता है। यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। मतलब वेब ब्राउजिंग के लिए तो पूरा भरोसा और रिलायबिलिटी चाहिए होती है, फिर UDP जैसा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्यों चुना गया? इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। डेवलपर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की सीमाओं से आज़ादी चाहिए थी। TCP के नियम ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत गहरे स्तर पर लिखे होते हैं, जिन्हें अमूमन अपडेट करना या बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो क्विक क्या करता है? क्विक UDP के एकदम हल्के-फुल्के ढांचे के ऊपर काम करता है, लेकिन रिलायबिलिटी, कंजेशन कंट्रोल और एन्क्रिप्शन जैसी जो सारी खूबियां हैं, उनको वो अपने स्तर पर यानी यूजर स्पेस या एप्लीकेशन के स्तर पर संभालता है। इससे इसे अपडेट करना और नया रूप देना बहुत तेज और आसान हो गया होगा। बिल्कुल। और स्रोतों में क्विक की रफ्तार का एक बहुत बड़ा कारण 0 RTT को बताया गया है। हाँ, 0 राउंड ट्रिप टाइम। साधारण TCP में हैंडशेक में समय लगता है, और अगर कनेक्शन सुरक्षित बनाना हो तो TLS एन्क्रिप्शन के लिए अलग से एक और हैंडशेक करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे मिलीसेकंड्स बर्बाद होते हैं। तो क्विक ने इस प्रक्रिया को कैसे बदला? क्विक में TLS 1.3 एन्क्रिप्शन पहले से ही इसके डिजाइन में गहराई से गुथा हुआ है। अगर किसी सर्वर या वेबसाइट से पहले ही बात हो चुकी है तो अगली बार क्विक बिना कोई नया हैंडशेक किए तुरंत यानी 0 RTT में डेटा भेजना शुरू कर देता है। इसका असर तो वेब पेजों के पलक झपकते ही लोड होने में साफ दिखाई देता है। और इसके अलावा क्विक में कनेक्शन ID का भी एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक मुझे याद है, साधारण TCP कनेक्शन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और दोनों तरफ कौन से पोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, इसे 4 टुपल कहते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज बदल जाए, जैसे कि यूजर का IP एड्रेस, तो कनेक्शन तुरंत टूट जाता है। और यही वो बड़ी समस्या है जिसे क्विक की कनेक्शन ID हल करती है। ये ID नेटवर्क के IP एड्रेस से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई घर के वाईफाई से बाहर निकलते हुए 5G मोबाइल नेटवर्क पर आ जाए तो उसका IP एड्रेस तो बदल जाता है, लेकिन क्विक की कनेक्शन ID वही रहती है। और इसी वजह से वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीम या बैकग्राउंड डाउनलोड बिना एक भी सेकंड के लिए रुके लगातार चलते रहते हैं। ये वाकई कमाल की तकनीक है। इन सभी प्रोटोकॉल्स को समझने के बाद एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? वो ये कि इंटरनेट पर हर सेकंड अरबों डेटा पैकेट्स बिना किसी निश्चित रास्ते के इधर-उधर दौड़ रहे होते हैं। इस पूरी अराजकता या केओस में ट्रांसपोर्ट लेयर एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था लेकर आती है। बिल्कुल। ये लेयर इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती है कि डेटा कब, कैसे और किस क्रम में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। चाहे वो TCP की चट्टान जैसी मजबूती हो, UDP की तूफानी रफ्तार हो, SCTP की एक साथ कई रास्तों पर चलने की क्षमता हो, या फिर क्विक का तेज और स्मार्ट स्वरूप। जब भी कोई वेब पेज बिना किसी देरी के लोड होता है या वाईफाई से मोबाइल डेटा पर जाने पर भी कॉल नहीं करती, तो वो इसी ट्रांसपोर्ट लेयर की खामोश मेहनत का नतीजा होता है। एकदम सही कहा। और तकनीकी विकास तो कभी रुकता नहीं है। आज जिन प्रोटोकॉल्स पर हमने चर्चा की है, वे भी समय के साथ लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। हमारे स्रोतों को देखते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भविष्य के बेहद जटिल 6G नेटवर्क्स की तस्वीर उभरती है, जहां अरबों डिवाइस एक साथ बात करेंगे।
तो क्या ये संभव है कि आने वाले समय में हमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल देखने को मिले जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हो? ये बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। मतलब एक ऐसा तंत्र जो नेटवर्क की स्थिति को भांपकर रियल टाइम में अपने नियम खुद तय करे और तय हेडर साइज की पुरानी परंपराओं को पूरी तरह खत्म कर दे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि डिजिटल संचार का भविष्य कितनी तेजी से खुद को ढालने वाला है। बिल्कुल, ये एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।